नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भगवान जगन्नाथ जी के वैवाहिक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुख्य कार्यक्रम बारात रूपी रथ यात्रा का रहा। मंगलवार शाम शहर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिर से भव्य रथ यात्रा रवाना हुई, जिसमें भक्तों का सैलाब इस कदर उमड़ा कि रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले बाजारों में तिल रखने को जगह नहीं मिली। रथ यात्रा में शहर वासियों से लेकर ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों से आए लोग बाराती बने, दूल्हा बने। भगवान जगन्नाथ जी को जय घोषों, घंटे, घड़ियालों, शंखनाद के साथ मंदिर से लाकर इंद्र विमान रथ में विराजमान किया गया। जगन्नाथ जी को जब रथ में विराजमान किया जा रहा था तो वहां मौजूद भक्तों का सैलाब जगन्नाथ जी और माता जानकी की जय के जयकारों से गूंज उठा। बिजली की रोशनी से लगभग 2 मंजिला इंद्र विमान रथ अपनी परंपराओं के अनुसार जब रूपबास के लिए रवाना हुआ तो श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले वैष्णव मंदिरों पर भगवान की आरती की गई। रथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा रास्ते में जगह जगह ठंडे पानी और शरबत की छबीलें लगाई गई। रथ यात्रा के साथ चल रही भजन मंडलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। करीब 8 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा के मार्ग में लगभग 100 जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई, जिन पर मीठा पानी और शरबत पीने के लिए लोग उमड़ रहे थे। शहर में निकली इस रथ यात्रा को देखने लोग अपने घरों का ताला लगाकर निकल पड़े। शहर के होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार तथा मन्निका बड़ से अशोक सर्कल तक का पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं के सैलाब से अटा पड़ा था और हर कोई श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी की एक झलक देखने के लिए आतुर था। रथ यात्रा के साथ घंटे, घड़ियाल बजते हुए चल रहे थे, वहीं बैंड वादक धार्मिक भजनों की स्वर लहरियां बखेरते हुए चल रहे थे। रथ यात्रा के साथ भजन मंडलियां भी भजनों की प्रस्तुति देते हुए चल रही थी। रथ यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह छोले चनों का प्रसाद भी वितरित किया। रथ यात्रा के कारण पूरे शहर में मेले जैसा माहौल बना हुआ था। जगह जगह गुब्बारों, वाद्य यंत्रों, खिलौनों की बिक्री की जा रही थी, जिन्हें बच्चे बड़े शौक से खरीद रहे थे और अपने घर ले जा रहे थे। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि यहाँ की परंपराओं के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। जिला कलेक्टर के आगमन के पश्चात ही भगवान जगन्नाथ को दूल्हे के रूप में रथ में विराजित किया गया। वहीं इस मौके पर मंदिर की गुल्लक का पूजन किया जाता है। उसके बाद रथ अलवर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रूपबास पहुंचेगा, जहां इनका मुख्य विवाह आयोजन स्थल होगा। दूल्हे के रूप में पहुंचने वाले भगवान जगन्नाथ जानकी जी को ब्याह कर वापस रूपबास से जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस रथ यात्रा में सबसे आगे ऊंट ध्वज लेकर चलते हैं। भव्य रथ यात्रा में सामाजिक संगठनों की झांकियां, पंजाब की स्पेशल बैंड मुख्य रूप से शामिल होते हैं। रथ यात्रा में मुख्य रूप से इस बार वृंदावन और जयपुर के भक्त आए हैं, जो जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए अपनी मंडली के साथ शामिल हुए। इस भव्य रथ यात्रा में हाथी, घोड़ी, बग्गी सहित काफी झांकियां शामिल होती हैं। पूरा शहर इस भव्य रथ यात्रा के स्वागत के लिए उमड़ता है। देखिए, शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पूरी रात रथ यात्रा चलेगी, 4 दिन मेला और फिर वापस रथ यात्रा। तो हमने करीब 700 पुलिसकर्मी पूरे एरिया मार्ग और वहाँ पर लगाए हैं, और सादा वर्दी वाली पुलिस है, आरएसी का कंपोनेंट है और ट्रैफिक पुलिस है, और हमें उम्मीद है बिल्कुल शांति और सौहार्द से ये रथ यात्रा संपन्न हो सकेगी। आप सब पहली बार इस जगह आए हैं, मंदिर की पूजा अर्चना की, कैसा लगा? बहुत किस तरह की अच्छा, व्यवस्थाएं देखी गई? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर प्रशासन की तरफ से भी, और पुरानी परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करना हमारे लिए गौरव का विषय है। इसके लिए हम मंदिर कमेटी और जो यहाँ की जनता है उसका धन्यवाद देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पीसफुल और अच्छी यात्रा संपन्न हो। शहर में कहाँ रूट डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए, जो रथ यात्रा का रूट है यहाँ से लेकर के नंगली, वहाँ पर अब ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा और उन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, ये परंपरा है कि यहाँ पर पूजा करके जो कलेक्टर एसपी है वो आकर पूजा करते हैं भगवान की, और फिर भगवान जो है शहर में दर्शन यात्रा पे पधारते हैं, और 4 दिन जो है भगवान वहाँ विराजेंगे। और इस दौरान सारी व्यवस्थाएं जो है, पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी माकूल व्यवस्थाएं की। आप सब पहली बार शिरकत कर रहे हो, कैसा लग रहा है भगवान के इस रूप को देखकर? हमेशा आपको ईश्वर के पास आके अच्छा ही लगता है, तो भगवान के यहाँ पे पूजा करके अच्छा लगा। 5 दिन मेला चलना है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था की गई? हमने मेला मजिस्ट्रेट अलग से लगाए हैं, साथ ही सारे विभागीय अधिकारियों के साथ हमने और एसपी साहब ने ये यात्रा से पहले भी एक बार पूरे रूट का दौरा किया था, और अभी भी सभी अधिकारियों को हमने वहाँ पे मेला जो स्थल है वहाँ पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, और सारे अधिकारी वहाँ पर रहेंगे और निरंतर ध्यान रखेंगे, और ये मेला अच्छे से जो ये आस्था का काम है यहाँ पे उसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे। अब 5 सर रखा गया है, कितने दिन का है?
अवकाश जो कि जिला कलेक्टर को अधिकार होते हैं 2 दिवस के, उसमें 30 तारीख का जो है अवकाश वो जिला कलेक्टर के जो अधिकार का है उसके साथ स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और वरमाला महोत्सव इसके 2 हिस्से हैं। पहला तो अपना ये होता है कि वरमाला तो रूपवास में होती है, उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी रथ यात्रा महोत्सव का है। भगवान जगन्नाथ की जो ये उत्सव है ये प्रोसेस 15 दिन का होता है। इस 15 दिन में 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ गणेश जी का विधिवत निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया और 11 पंडितों द्वारा जो देवता हैं उनको यहाँ पे इकट्ठे किए गए कि भगवान जगन्नाथ के जो विवाह उत्सव है और वरमाला जो होता है उसमें आप सभी इसमें भागीदार बने और इनको जो शहरवासी है उनको आशीर्वाद दें। 16 तारीख को गणेश पूजन होने के बाद बाकायदा भगवान के जैसे अपने विवाह के संस्कार होते हैं वो बाकायदा वो संस्कार होते हैं। ध्वज पूजन का मतलब होता है कि भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ उनके दरबार में जो कांगन डोरे हैं बाकायदा उनके अभिषेकों के पंचामृत से जिस तरीके से अपने यहाँ उपटन वगैरह तेल चढ़ाया जाता है, इसी तरह से भगवान के जो है बाकायदा तीनों देवताओं के जिसमें मैया जी, सीताराम जी और भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ उनको घृत, तेल, घी, केसर, दूध, शहद इन सब से बाकायदा उनका स्नान कराया जाता है, फूलों से स्नान कराया जाता है। उसके बाद वो जो दूल्हे की तैयारी होती है उसमें वो विधिवत चालू हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ पूरा शहर जो है इस महोत्सव को देखने के लिए बड़े साल भर के लिए इंतजार करता है शहर की, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये हमारे अलवर के इष्ट हैं और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद शहर पे बना रहे, पूरे राजस्थान स्टेट में बना रहे और इंडिया के अंदर बना रहे, ऐसी हम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना भी करते हैं। और इसको विधिवत संपन्न कराने में जो शहर है इसके साथ साथ उनके जो लोग वहाँ यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हो या यहाँ के जो भी संस्थाएं उसमें पूरा सहयोग करती हैं। प्रशासन का विधि इसके अंदर पूरा सहयोग रहता है। इस मेले को कलेक्टर 1 दिन की हॉलीडेज भी रखते हैं और विधिवत इसको संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। यह कार्यक्रम जो चलता है ये पूर्णमासी तक चलता है। 26 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी अपनी विधिवत लवाजमे के साथ रूपवास पधारे। उनका मतलब ये होता है कि वो जगन्नाथ जी की जो बारात आ रही है इतने लोग उसमें शामिल होने आ रहे हैं। विधिवत वो उनको वहाँ रूपवास में खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के अगवानी के लिए सीताराम जी 1 दिन पहले पहुँच जाते हैं, विधिवत उनका अरेंजमेंट करते हैं। आज 27 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी पूरे अपने लवाजमे के साथ ढोल बाजा, बैंड, आपके पुलिस गार्ड, इसके अलावा झांकियों के साथ, नप्पीरी के साथ और झंडारोहण जिसमें धार्मिक ध्वज भी है अपना, उसको लेके ये अपने लवाजमे को लेके चलते हैं। 6 बजे कलेक्टर साहब द्वारा आज इसका विधिवत जो है उसका वो कराते हैं हम एक तरह से कि वो जो इनकी पूजा अर्चना होती है और वो कराने के बाद वो रथ का पूजन करते हैं, ट्रैक्टर का पूजन करते हैं और रथ को विधिवत कोई प्रॉब्लम नहीं आए ऐसी कामना करते हैं कि भाई पुरानी एंटीक चीज़ है इसको संभाल के हम रखने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। पूरा शहर आज जो है वो रोड पे रहता है, बिल्कुल आनंद से उसको मनाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक आस्था से इस मेले को चलता है। खाली ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ही हमारे को जो है संभाल के चलते हैं, हमारी जो खुशहाली है उसमें सहयोग देते हैं। कल विधिवत रूपवास पहुंचने के बाद मेला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 28 तारीख में झूले वाले दुकानदार अपने सारे मेले को व्यवस्थित कर लेते हैं और 29 तारीख के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की जो वरमाला महोत्सव है उसकी यहाँ तैयारी होने लग जाती है। मैया जी सुबह 8 बजे शहर मंदिर से 1100 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा के साथ, बैंड बाजे के साथ वो ये पूरा लवाजमे के साथ रूपवास पधारती हैं, जो 12 बजे के करीब रूपवास पहुंच जाती है। उनका जनवासा अलग होता है, जानकी पैलेस के नाम से वो वहाँ विराजमान होती हैं। शहर के लोग, गांव के लोग जो भी आते हैं वो उनके वहाँ दर्शन करते हैं और रात्रि को 10 बजे वो अपने पूरे लवाजमे के साथ, बैंड बाजे के साथ वो वरमाला के लिए जाती हैं। मंत्रोच्चारणों से उनके जिस तरह विवाह के कार्य होते हैं वो सारे संपन्न होते हैं।
और विवाह का काम संपन्न होता है। पूरा शहर इसका भागीदार है और कामना करते हैं भाई सब रहें स्वतंत्र। 1 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी अपने मैं उसके दुल्हन के, जिसमें मैया जी अपने गठजोड़े में आती है, और ये रथ में बैठ के आते हैं दोनों, और सीताराम जी आगे आगे चलते हैं। शहर के लोग बड़े उत्साह से उसका आनंद लेते हैं। शहर के लोग रोड पे जो भी उनसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा जितने मंदिर रास्ते में आते हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की अगवानी करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, और विधिवत भगवान जगन्नाथ जी 1 तारीख को चल के 2 तारीख की सुबह शहर मंदिर पहुंच जाते हैं। वहाँ आने के बाद उनका बहु पसारा होता है और 3 तारीख को ब्राह्मण भोजन होकर इस मेले का समापन हो जाता है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत साहब जोड़ा गोपाल एकेडमी स्कूल के सामने ल्यूमिनस सर्विस सेंटर से 10 बैटरी चोरी हो गई। दुकान मालिक रघुवीकांत सैनी ने बताया कि बीती रात्रि 3 चोर आए और पड़ोस की दीवार से ऑफिस के ऊपर लग रहे कैमरे को घुमा दिया और 10 बैटरी चोरी कर ले गए। इन चोरों ने बैटरी के ढक्कन पड़ोस में फेंक दिए और पानी भी फैला दिया और बैटरी पार कर ले गए। रविकांत ने बताया कि उनका यहाँ बैटरी का सर्विस सेंटर है तो बैटरी कंपनी को वापस देनी होती है। इस हिसाब से 10 बैटरी का 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं दुकान मालिक ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत सैनी। क्या घटना हुई है, कहाँ? घटना सर हमारे यहाँ पर एक्चुअली करीब 10 बैटरियाँ चोरी हुई हैं, जो कि बैटरियाँ रखी हुई थी बाहर, स्क्रैप था। तो चोर आए थे 26 तारीख को रात को, और पहले तो साइड के जो बगल में मकान है वहाँ से उन्होंने एंट्री की है। उनका सर दिख रहा है एक्चुअली, और दिखने के बाद में उन्होंने 3:21 पे वो एंटर हुए और 3:26 पे हमारा जो कैमरा लग रहा है जस्ट इस ऑफिस के बाहर जो कैमरा लग रहा है, उस कैमरे के साथ उन्होंने उसको हाथ से उसको पहले तो घुमाया है नीचे, उसके बाद वो 10 बैटरियाँ चोरी करके ले गए यहाँ से। कितने का नुकसान हुआ है और क्या? करीब सर वैसे तो स्क्रैप है वो, करीब स्क्रैप वैल्यू उनका 40,000 रुपये करीब है। लेकिन अब जैसे हमें तो कंपनी का हमारे पास काम है, सर्विस सेंटर है कंपनी का, तो कंपनी तो क्या हमसे पूरा पैसा वसूलती है उसमें, क्योंकि हमें डिफेक्टिव बैटरी जमा करानी होती है। तो लगभग यदि इस तरह से देखें तो करीब 1.25 लाख रुपये का नुकसान है। चोरी मतलब और ढक्कन वगैरह रखे हुए हैं? सॉरी, ढक्कन रखे हुए हैं पड़ोस में बैटरी के? हाँ, तो साइड में ढक्कन पटक रखे हैं उन्होंने, ढक्कन पटक के और बैटरी को खाली करके, पानी खाली करके उनका ड्राई बैटरी वो लेके गए हैं यहाँ से। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी आपने? थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है सर। चोर आए कितने बजे तक, गए कितने बजे, कितने लोग थे, किस पर आए? सर 3:21 पे वो एंटर हुए हैं मगर पड़ोस के मकान से, और 3:26 पे उन्होंने कैमरा हमारा नीचे कर दिया। उसके बाद उस कैमरे में लोकेशन नहीं आ रही वो कितने बजे गए हैं। कितने लोग सवार थे? सर कैमरे में 3 लोग दिख रहे हैं। जेल प्रहरियों ने वेतनमान और भत्ता विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर बुधवार 8वें दिन भी मैच बहिष्कार जारी रखा। इस दौरान जेल प्रहरियों ने अन्न त्याग कर अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। इस दौरान 11 जेल कार्मिकों की तबीयत खराब हो गई। इनमें 3 महिला प्रहरी ममता, चंचल और राकेश बाई शामिल हैं। इस पर जेल कार्मिकों को अस्पताल भिजवाया गया। आपको बता दें कि अब तक 54 प्रहरियों की तबीयत खराब हो चुकी है, जिनमें करीब 12 महिला प्रहरी भी शामिल हैं। सभी जेल प्रहरी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अन्न त्याग के चलते जेल कार्मिकों की रोजाना तबीयत खराब हो रही है। जेल प्रहरियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी मैच बहिष्कार और अनशन जारी रहेगा। हालांकि जेल प्रशासन ने आंदोलन समाप्त करने को लेकर उनसे वार्ता की, लेकिन इस वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। यदि इसी तरह से जेल कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ती रही तो जेल सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इस अवसर पर दिनेश चंद शर्मा, रामावतार, प्रेम प्रकाश, अखिलेश गौड़, प्रकाश चंद, राजेश, महाराज सिंह, जगदीश चंद शर्मा, धारा सिंह आदि मौजूद थे। सर हमारी जेल पे लगभग 95-100 के करीब स्टाफ है, जिनमें से हॉस्पिटल में करीबन 54 के लगभग एडमिट हो गए, जिनमें मुख्य प्रहरी भी है और प्रहरी भी है, और करीबन 10-12 लेडीज एडमिट है। और सर हमारी अभी भी मांग कोई सरकार सुन नहीं रही है। 1998 से हमारा वेतन विसंगति चल रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी जनवरी में भी वार्तालाप हुई थी। उसमें हमें आश्वासन मिला था कि आपकी जल्दी ये मांगे जो दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक आज डेट तक वो कुछ लागू नहीं हुआ है।
अभी 4-5 दिन पहले हमारे मंत्री साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात है। उन्होंने भी जल्दी आश्वासन दिया भाई 4-5 दिन का टाइम दो। आज वो 4-5 दिन भी कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वैसे कोई फिक्स वो नहीं हुआ है भाई। अभी आप जितने भी जेल पैरी एडमिट हैं अस्पताल में, तो कोई उच्च अधिकारी आपके पास में आए थे कोई पूछने करने? जी सर, हमारे अधीक्षक महोदय आए थे, प्रदीप सिंह जी लखावत साहब, वो हमारे स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। कल कोई हमारे साथ का ये एक नरेश गुजर परेगी है, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तुरंत सूचना मिलते ही साहब हमारे जायजा। कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? सर हमारी 5 सूत्रीय मांग है, जिनमें एक तो 1998 से जो वेतन चल रहा है उनको वहीं से काल्पनिक लाभ दिया जाए हमें। एक है हमारा नया पद सर्जित हुआ था वरिष्ठ प्रहरी, उसको भी लोपित किया जाए। दूसरा प्रहरी का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल के सम्मान किया जाए। और तीसरा जो 9/18/27 का लाभ है उसमें वो भी पुलिस के सम्मान हमारा किया जाए। एक नेक्स्ट टाइम में मतलब जो भी गृह विभाग के द्वारा पुलिस को वेतन की बढ़ोतरी की जाए वही सेम टू सेम हमारे। आज कौन सा दिन है आपकी हड़ताल? सर हमारा आज 8वां दिन है। मानसून की दस्तक के साथ अलवर वालों पर महंगाई की मार पड़ी है। 10 दिन पहले 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा भिंडी, शिमला मिर्च, मूली, गोभी समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बारिश होने के चलते कई जगह पर फसल खराब हुई है। ऐसे में सब्जियों के दामों में तेजी आई है। आज़ाद सब्जी मंडी अध्यक्ष रमेश चंद्र सैनी ने बताया कि बारिश के चलते अलवर के आसपास सहित अन्य कई राज्यों में फसल खराब हुई है। इसका असर हरी सब्जियों के भावों पर पड़ा है। इन दिनों अलवर मंडी में ज़्यादातर टमाटर हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, लेकिन वहां 40% ही फसल ही बच पाई है। लंबी दूरी और महंगा ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण भाव आसमान छू रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले महीने 300 रुपये में 1 कैरेट जिसका वजन 25 किलो होता है, अब वह 1200 से 1400 रुपये प्रति कैरेट से मिल रहा है। इसके अलावा शिमला मिर्च, फूल गोभी, आलू, तुरई समेत कई सब्जियों के दामों में तेजी आई है। बारिश के चलते आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में और तेजी आ सकती है। ये भाव अभी कई दिनों तक बरकरार रहेंगे। टमाटर के भाव आवक कमी होने से 80-100 रुपए किलो हो रहे हैं। यही टमाटर 10 से 20 रुपए लेते हैं 15 दिन पहले। इस समय हिमाचल का टमाटर आ रहा है जो महंगा है बहुत है, जिसका भाड़ा ही 25 से 30 रुपए किलो पड़ता है। किस तरह रेटें बढ़ रही हैं, क्या कारण है इनका रेटों का बढ़ने का? रेट आवक की कमी है, आवक की कमी के होने के कारण रेट बढ़ रही है। कुछ बारिश से टमाटर खराब हो गया। तो इस समय कितनी सेल है मंडी में? भी लोग बाग मंडी में कम है सेल, ग्राहक भाव पूछ के चले जाते हैं। कोई जो 2 किलो लेता है वो आधी किलो टमाटर खरीदता है। कब तक इनके भाव टूटने की उम्मीद है? सर अब भाव का तो क्या बताए, पीछे से 10-15 दिन तो लगेंगे कम से कम भाव टूटने में। अभी जब तक तो सावे का भी अंतर है क्या? सावे से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये आवक का फर्क पड़ता है। आवक बहुत कम है टमाटर की। इस समय कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं टमाटर? अब टमाटर हिमाचल से आ रहा है। सोशल मीडिया पर टाइगर का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में एक टाइगर सरिस्का बाग परियोजना में अपने शिकार को बीच सड़क पे खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी बाघ दिखने लगे हैं। पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को यह अजब नज़ारा देखने को मिला। हनुमान मंदिर से महज 500 मीटर पहले ही बाघ ST-15 ने एक सांभर का शिकार किया और उसको रास्ते में ही खाने लगा। यह नज़ारा देख श्रद्धालु काफ़ी खुश नजर आए और करीबन आधे घंटे तक बाघ शिकार को वहीं खाता रहा, जिससे यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टाइगर की निगरानी की। बाघ के वापस जंगल में जाने के बाद टीम ने राहत की सांस ली। सरिस्का जंगल में अब इस तरह के बाघों के दिखने से पर्यटक ही नहीं अपितु श्रद्धालु भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। शहर के NEB थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक अध्यापिका के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर यहां से 15,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। अध्यापिका रीना चौधरी ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार वह भरतपुर गई हुई थी, पीछे से मकान पर कोई नहीं था। सूने मकान से 25 जून की रात को चोरों ने नकदी और जेवर चुरा लिए। अगले दिन 26 जून को पड़ोसी ने मकान खुला होने की सूचना दी और चोरी होने का आभास जताया। इसके बाद वापस आकर देखा तो मकान के अंदर और बाहर के ताले टूटे पड़े मिले। घर के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। घर में 15,000 रुपये नगद और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण नहीं मिले। अलवर शहर में आए दिन चोरी की वारदात होने लगी हैं।
26 जून की रात को भी 3 घरों में चोरी हुई है। पुलिस का कहना है कि चोरों का पता लगाने का प्रयास जारी है। जल्द ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। चोरी का ही मामला है। चोरी हुई है रात को 25 की रात को। हम आया 27 को सुबह। 27 को मतलब कल पुलिस आई मौके पर? पुलिस, हाँ, एक आदमी आया था उनका। कुछ देख कर गए? हाँ, देख के गए, फोटो ले गए बस, और कुछ नहीं। और FIR दर्ज कर लिया। सामान गया हमारा एक तो 15,000 रुपया तो कैश गया है, और कानों के टॉप्स, एक सोने के, एक अंगूठी सोने की, और पायल चांदी की, और कुछ बर्तन गए तांबे के। कितने रुपए के होंगे जेवरात? जेवरात होंगे करीब, तुम मानो आजकल सोना 50 से ऊपर चल रहा है, तो 2 तोले का तो सोना होगा। और चांदी होगी 10,000 रुपये तो होगी। ये क्या लगता है आपको, कितने को हुई चोरी, कितनी तारीख को? फिर चोरी हुई है CCTV फुटेज में कहीं आया हुआ? 1.5 लाख रुपए के समथिंग हुई है चोरी। यहाँ पे आसपास की CCTV फुटेज में नहीं, कैमरा चेक किया था हमने पड़ोसियों का, तो उसमें नहीं दिखाई कुछ भी। तो फिर ऐसा पता नहीं लग पाया भाई कौन से दिन चोरी हुई है? नहीं, चोरी तो 25 को तो यहाँ से गए ही हम सुबह। 25 को सुबह आप गए? हाँ, दोनों सुबह नहीं, दोपहर को यहाँ से निकले हैं, और 26 को शाम को 7:30-8 बजे फोन आ गया। फिर आप वहाँ बर्थ पर किस काम से गए? वो ड्यूटी चलती ना, नौकरी करते हैं। क्या काम करते? टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में। जो तेज जी, तो वहीं पे परिवार के साथ गए? हाँ, वहीं है। यहाँ पे भी रहते हैं? यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पे छुट्टी, संडे की छुट्टी होती है तो शाम को आ जाते हैं, सैटरडे को, और फिर संडे को चले जाते हैं। नंगली सर्किल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सर्व समाज के युवाओं द्वारा पुतला फूंका गया। यहां मौजूद युवाओं ने बताया कि CM अशोक गहलोत द्वारा यादव समाज के बोर्ड का गठन किया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, जिसके विरोध में गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंका गया है। युवाओं ने कहा कि उनके ही समाज के बोर्ड गठन से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को क्या परेशानी है, जबकि सभी समाजों का बोर्ड गठन हुआ पड़ा है। बहुत लंबे संघर्ष से हमारे समाज की, आहिर समाज की एक आवाज़ थी। एक तो हमारा मुद्दा अरेंजमेंट का है, वो हमारा केंद्र सरकार से है, और जो दूसरा मुद्दा था वो राजस्थान सरकार से था। अब जैसे ही आपने सभी समाजों के बोर्ड का गठन किया है, वैसे ही हमारे समाज का गठन किया जाए, तो उस चीज़ को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने हमारे श्री कृष्ण भगवान जी बोर्ड का गठन किया है। और एक बीजेपी के नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। आज उनको ये चीज़ जातिवाद लग रही है। इनसे पहले भी अपने जाट समाज के वीर तेजाजी महाराज का गठन हुआ है, गुर्जर समाज से देवनारायण भगवान का बोर्ड का गठन हुआ है, राजपूत समाज से महाराणा प्रताप का बोर्ड का गठन हुआ है, और भी अन्य समाज के बोर्ड का गठन हुआ है। आज जब गहलोत सरकार ने हमारी ये मांग मान ली है, अब हमारे श्री कृष्ण भगवान के बोर्ड का गठन कर दिया है, तो आज एक बीजेपी के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, अब आप लोग जाति में बांटने का काम कर रहे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तब आपको जाति नजर नहीं आई, जातिवाद तब आपको नजर नहीं आया जब और समाज के बोर्डों का गठन हुआ है। आज जब हमारे समाज के बोर्ड का गठन हुआ है, श्री कृष्ण भगवान के नाम से गठन हुआ है, हम मानते हैं श्री कृष्ण भगवान सबके हैं, लेकिन वो हमारे इष्ट देव है। जितने भी समाज के बोर्ड का गठन हुआ है, उनके इष्ट देवों के नाम पे हुआ है। आज हमारे इष्ट देव के नाम पे हमारे समाज का बोर्ड का गठन हो गया है, तो उनको जलन क्यों? इसलिए आज हम उनका पुतला दहन का कार्यक्रम रख रहे हैं। 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम तो खुद भाईचारे में जीने का विश्वास रखते हैं। सारी 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। समाज की पिछले लंबे समय से एक अहीर समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार विभिन्न समाजों के बोर्ड बने हुए हैं, गुर्जर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड है, मेव समाज के उत्थान के लिए मेवात विकास बोर्ड है, जाटों के उत्थान के लिए वीर तेजाजी बोर्ड है। अहीर समाज की भी एक लंबे समय से मांग थी कि उनके समाज के उत्थान के लिए भी एक बोर्ड का निर्माण किया जाए। गहलोत सरकार ने अहीर समाज की इस मांग को मानते हुए श्री कृष्ण बोर्ड से एक नाम बढ़ाया और एक बोर्ड इनके समाज के उत्थान के लिए बनाया गया। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर समस्त जातियां भाईचारे के अंदर रहती हैं,
प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया कि जातियों के आधार पर बांटने का काम नहीं करें। इसमें उनका यादव समाज के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बताना चाहूंगा कि जिस दिन महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ उस दिन उनके मुंह में दही जम गया था क्या? उस दिन उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? उस दिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? मैं गजेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आपका विरोध करना जायज है, हम भी इस चीज का विरोध करेंगे। आप सबसे पहले अपने महाराणा प्रताप के बोर्ड के गठन का विरोध करें। क्या वो उस दिन जाति के नाम पे नहीं था? क्या महाराणा प्रताप जाटों के नहीं है? क्या महाराणा प्रताप यादवों के नहीं है? आपने श्री कृष्ण को जातियों में बांट दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान सब जातियों के, लेकिन अगर किसी समाज के उत्थान के लिए, किसी जाति विशेष के नाम पे किसी जाति के उत्थान के लिए बोर्ड बनाया जाता है, सर्व समाज उसका समर्थन करता है। मैं जाट समुदाय से आता हूं और मैं विभिन्न दूसरी पार्टी से आता हूं, लेकिन हम हमारे जिले के यादव भाइयों के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं गजेंद्र सिंह शेखावत को कि अलवर जिले का भाईचारा अगर इस प्रकार आपने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, अलवर की तरह पे घुसने नहीं देगा। आपको नंगे पैर भागना पड़ेगा। ये भाईचारा बहुत मजबूत है, इसको बिगाड़ने का काम मत करो। जाट राजपूत करके आपने पूरा जोधपुर पूरी राजस्थान बांट दिया। पश्चिमी राजस्थान में आपकी राजनीति चल जाएगी। ये अलवर जिला है, यहाँ जातियों में बांटने का काम मत करें आप। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करौली जिले में रैली निकालकर आमजन को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया। यह रैली जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई। यह रैली नगाड़ खाने से प्रारंभ होकर नगरपालिका, फूटाकोट अनाज मंडी, वजीरपुर गेट से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में स्काउट गाइड से जुड़े बालक बालिकाएं नशा मुक्ति के लिए गगनचुंबी नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस रैली को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार गौतम और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भरतलाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आमजन को नशे की लत से दूर रहने एवं नशा नहीं करने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा मानसिंह मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर शहर के कई विद्यालयों के विद्यार्थियों, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय करौली ने रैली में उपस्थित स्काउट गाइड बालक बालिकाओं से अपील की कि वह अपने अपने परिजनों, मित्रों, पड़ोसियों को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करें। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली के प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करे और जो नशा करे हम उसको नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मानसिंह मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रैली में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं को एनएसएस प्रभारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली घनश्याम मीणा द्वारा जलपान की व्यवस्था कराई गई। इस अवसर पर रोवर लीडर गवर्नर सिंह मीणा, एनएसएस प्रभारी घनश्याम मीणा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा प्रारंभिक मुकेश शर्मा सहित अनेक राजकीय विद्यालयों का स्टाफ उपस्थित रहा। बहरोड एडीजे कोर्ट में मंगलवार को अलवर जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं को समझाइश करते हुए बताया कि पक्षकारों में अधिवक्ता कोशिश करें कि दोनों पक्षकारों में राजीनामा करवा दें, जिससे उनको बाहरी और मानसिक रूप से खुशी मिलेगी। लोगों का न्यायालयों से विश्वास खत्म होता जा रहा है। पक्षकार जब पीड़ा लेकर पहुंचते हैं तो उनके सामने सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है कि कितनी साल तक लड़ना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि 10 साल तक भी लग जाते हैं, जिससे लोगों में निराशा होती है। अधिवक्ता प्रयास करें कि दोनों पक्षकारों को आपस में समझाइश कर राजीनामा करवा दें, जिससे व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से खुश रह सके। इस दौरान अच्छे कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और पीएसवी के लिए आए लोगों का साक्षात्कार लिया गया। इनमें से 8 लोगों का चयन होना है। इनका उद्देश्य है कि आम जन तक न्यायालय के उद्देश्य को समझाया जाए। इस दौरान अधिवक्ताओं द्वारा नवसृजित कोटपुतली बहरोड जिला बनने पर जिला न्यायाधीश के कार्यालय खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सचिव जिला प्राधिकरण मीना आंचल, एडीजे प्रथम रविंद्र प्रताप सैनी, एसीजीएम नवीन कुमार पिलानिया, एसीजीएम प्रथम निखिल, सुनीता जिंदोलिया, हंसराज यादव, बार संघ अध्यक्ष सहित समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। पहली बार इस कैंपस में आए हैं बहरोड, अधिवक्तागण से मीटिंग करने का भी, उनकी समस्याओं को सुनने का भी एक हमारा मोटिव था और पीएलवी के इंटरव्यूज़ का भी। तो अधिवक्ता ने जो समस्याएं बताई हैं वो हम ऊपर रखेंगे, अपने भेजेंगे और वो डिसीजन लेने वाले तो माननीय उच्च न्यायालय है, जो भी डिसीजन लेंगे वो उसके अनुसार होगा।
हाँ, अधिवक्ता ने एक मांग भी रखी है कि जो नया जिला बना है कोटपुतली वे रोड, यहाँ डीजे कार्यालय खुलने का आपने ज्ञापन दिया, इस पर क्या? उस पर ऊपर नहीं है, ये ऊपर से डिसाइड होगा। तो इन्होंने जो मांग पत्र हमें दिया है उसको हम माननीय उच्च न्यायालय को भेज देंगे, तो वही डिसीजन लेंगे इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, जो भी होगा। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा जो न्यायपालिका है उसमें जालसा भी है, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बना हुआ है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि जो आपस में पक्षकार लड़ रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के द्वारा और उनका मार्ग को बहुत सरल करके और एक कोई पॉइंट पर वो आ जाए कि भाई ये यहाँ पर हम समझ करके और इस केस का निस्तारण कर सकते हैं, तो समझाइश के आधार पर केस का सेटलमेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बिंदु रहता है कि जब राजीनामा से कोई केस का निस्तारण होता है तो दोनों ही पक्षकारों में आपस में वार्तालाप शुरू हो जाता है, जो पहले नहीं होता था। एक दूसरे के आमने सामने पढ़ने से भी वो कतराते थे। तो यहाँ जो लोक अदालत का आयोजन हमेशा होता रहता है, तो उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कई सालों से जो पक्षकार आपस में लड़ रहे हैं तो उनको हम लोग समझाइश करते हैं, अपनी स्किल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। चूँकि मैं ट्रेंड हूँ, मैंने मीडिएशन की ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैं भी पक्षकारों को सामने बिठा करके और उनके एक दूसरे से समस्याएं पूछ करके और एक दूसरे के ऑफ़र्स उनको सामने लेकर के आते हैं, तो वो ऑफ़र्स में जो एक्सेप्टेबल होते हैं उसके आधार पर केस का फैसला हो जाता है। और वो सबसे अच्छी बात होती है इसमें, मेरिट पर जो भी फैसला होता है वो एविडेंस के आधार पर होता है। उसमें फैसला होने के बाद कोई एक पार्टी हमेशा असंतुष्ट रहती है, वो ऊपर जो हायर कोर्ट बने हुए हैं, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ तक केस जा सकता है। लेकिन राजीनामा का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो कोई फैसला होता है वो राजी राजी होता है दोनों पक्षकारों में, तो उसका यहीं पर हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसकी कोई अपील नहीं होती, अपील करेगा भी कौन, क्योंकि राजी राजी फैसला हुआ है तो अपील का उसमें कोई प्रावधान भी नहीं है और सारी समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है और चंद मिनटों में हो जाता है। ये बात जरूर है कि समझा इसमें एक दो सेशन लग सकता है, फर्स्ट सेशन में नहीं हुआ, दूसरे सेशन में हो जाए, तीसरे सेशन में हो जाए। विराटनगर तहसील क्षेत्र को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर कस्बे की हनुमान बगीची में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि विराटनगर तहसील क्षेत्र को नवगठित कोटपुतली जिले में शामिल करने के विरोध में विराटनगर उपखंड कार्यालय के सामने लगातार 3 महीने तक धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव से मिलकर नवगठित कोटपुतली जिले में रखने का विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति द्वारा विराटनगर के मुख्य बस स्टैंड पर 29 जून को 11 बजे एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विराटनगर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के दौरान विराटनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, बाबूलाल रुंडला, संघर्ष समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विराटनगर तहसील क्षेत्र को कोटपुतली रोड में मिलाए जाने के खिलाफ पिछले 3 माह से इस क्षेत्र के लोग आंदोलित हैं। इस बीच 71 दिन का धरना भी दिया जा चुका है और 3 बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला जा चुका है कि विराटनगर तहसील क्षेत्र को यथावत जयपुर में ही रखा जाए, लेकिन सरकार हमारी मांग पे ध्यान नहीं दे रही है। उसके खिलाफ लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है और आज मीटिंग करके पुनः 29 जून को विराटनगर मुख्यालय पर बद्री जी की दुकानों के सामने प्रातः 11 बजे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के आगे का आंदोलन चलाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोडा में महंगाई राहत शिविर के दौरान दोपहर 1 बजे तक भी संबंधित विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अधिकारियों द्वारा दिखावा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस शिविर में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी नहीं पहुंचे। यहाँ केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए धक्के खाती दिखी।
ऐसे में पात्र लोगों को कैसे इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? मौके के हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अधिकारी विधायकों की लापरवाही के चलते बेलगाम हो चुके हैं, जिनसे प्रातः 10 बजे से जनता अधिकारियों के शिविर में पहुंचने का इंतजार करती दिखी। यहाँ महंगाई रात कैंप लगाया जा रहा है। क्या यहाँ पहुँचे हैं? कोई तहसीलदार है? अभी तो कोई यहाँ बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। तो अभी चालू भी नहीं हुआ? नहीं, अभी चालू नहीं हुआ। हम इसी कारण यहाँ पे बैठे हैं। कितने बजे चालू होना चाहिए था? ये तो 10 के समथिंग चालू होना चाहिए था। अब क्या टाइम हो गया? अब 11:05 होगा। 11:05 हो गए, पर अभी तक चालू नहीं हुआ। हुआ। तो क्या लगता है ये मुख्यमंत्री जो इतने संजीदा हैं और अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को कैसे फायदा मिल पाएगा? सर ये तो अधिकारियों की अधिक लापरवाही कारण हो रहा है जी। जनता परेशान हो रही है, कर्मचारी यहाँ पर आ नहीं रहे। राजस्थान प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना है महंगाई राहत शिविर। ऐसे में महंगाई राहत शिविर आज अलवर जिले के टोडा में लगा हुआ है और टोडा में अभी तक यहाँ 11:15 बजने को है, पर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं। जिस तरह मुख्यमंत्री जी की जो पहल है वो एक जनहित को लेकर के अच्छी पहल है, पर क्या करें, योजनाएं कैसे क्रियान्वित हो पाएंगी जब अधिकारियों की इस तरह लापरवाही होगी। जनता बेताबी से इंतजार कर रहा है कभी कोई अधिकारी आए और हम अपने कार्य कराएं। ऐसे में जनता को कैसे राहत मिल पाएगी महंगाई राहत शिविर में? तो जब अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह बने हुए तो मुख्यमंत्री की जो पहल है सफल नहीं हो पाएगी। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने सुलेमान तांत्रिक गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग के 4 बदमाशों को दस्तयाब किया है। गैंग से जुड़े लोग तंत्र विद्या का नाटक कर डराकर लोगों से नकदी, आभूषण और मोबाइल की ठगी करते थे। इस तांत्रिक गैंग द्वारा भिवाड़ी इलाके में तंत्र विद्या से डराकर 3 लोगों से मोबाइल और नकदी छीनने की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन डीएसटी की मुस्तैदी और सटीक सूचना तंत्र की वजह से सभी बदमाशों को धारूहेड़ा पुलिया के नीचे से दस्तयाब कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने वारदात में काम में ली गई गाड़ी भी बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार गैंग के लोग सुनसान गली रास्तों में व्यक्तियों को ठगी का शिकार बनाते थे। इनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र में अलग अलग जगह घूमकर कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति इनकी तंत्र विद्या में नहीं फंसता है तो ये जबरदस्ती उसका सारा सामान छीन लेते थे। भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वीआईपी लाइटिंग कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना लगते ही भिवाड़ी रिको फायर स्टेशन की 4 गाड़ियां और नगर परिषद की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां होंडा कंपनी की दमकल वाहन सहित करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 6 कर्मचारी कंपनी के 2nd फ्लोर पर फंस गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आग में फंसे सभी कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं कंपनी प्रबंधन द्वारा शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। भिवाड़ी रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि देर रात कंपनी मालिक तरुण मंगला का फोन आया कि खुशखेड़ा स्थित उनके प्लांट में आग लगी है, जिस पर तुरंत ही खुशखेड़ा रिको फायर स्टेशन को सूचना देकर गाड़ी को भेजा गया। इसके साथ ही भिवाड़ी से भी रिको की 4 गाड़ियों के साथ साथ नगर परिषद की गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया। आग इतनी ज़्यादा थी कि होंडा कंपनी की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। उन्हें सूचना मिली कि कंपनी के 2nd फ्लोर पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस पर खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव को सूचना दी गई। वे भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आग में फंसे हुए करीब 6 लोगों को कंपनी के पीछे की साइड से सीढ़ियां लगाकर सकुशल बचा लिया गया। कंपनी के अंदर फैंसी लाइट बनाने का काम किया जाता है। वहीं खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। आग से कंपनी में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आग सुबह तक कंपनी में धधकती रही। ये 11:14 पर मेरे पास पहली कॉल आई तरुण मंगला जी की। उन्होंने बताया खुशखेड़ा में वीआईपी लाइट्स का नाम से हमारा प्लांट है जिसमें आग लगी हुई है और बंदे फंसे हुए हैं ऊपर। तुरंत हमने खुशखेड़ा इंचार्ज को टेलीफोन किया, उन्होंने गाड़ी रवाना करी और पहले आते ही के साथ में पहले उन बंदों को बचाया। कितने मजदूर थे और फिर कैसे क्या बचाव? 5 से 6 मजदूर बताए जा रहे हैं। कैसे बचाव कार्य किया उनका? साइड से जीना लगा करके, शीशे तुड़वा करके और ऊपर से उनको उतार लिया गया। तभी आग पर कितनी क्या काबू, कहाँ से गाड़ियाँ आई? आग पर हमने करीब 70% काबू पा लिया है, 30% बाकी है जो अभी ऑपरेशन चालू है। कहाँ से गाड़ियाँ आई थी? भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नगर परिषद भिवाड़ी से भी गाड़ी आई है, रिको भिवाड़ी की भी गाड़ी है, होंडा की भी गाड़ी है,
तो अब आग पर क्या स्थिति है? आग करीब करीब नियंत्रण में है और पूरी तरह काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब प्लांट पूरा किस तरीके से जल गया, क्या पूरी है? तरह से डैमेज हो चुका है, प्लांट में कुछ भी नहीं बचा। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा द्वारा परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम डॉक्टर प्रकाश के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर परिषद अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने डॉक्टर प्रकाश की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके दिखाए गए रास्तों और आदर्शों पर सभी से चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर परिषद संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रामकिशन प्रजापत, रामशरण बाबूजी, मुकेश नारनोलिया, रमेश चंद जांगिड़, नवीन तायल, अमित कुमार, अशोक अग्रवाल सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। आज हमारा डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी जो राष्ट्रीय को समर्पित थे और अपनी सेवा भावना से ओतप्रोत थे और ये हमारे भारत विकास परिषद के प्रथम संस्थापक थे, उनकी जयंती मनाई गई है और हम सब सदस्यों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से उनकी जयंती मनाई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई। नारी उत्थान संस्थान विराटनगर के अध्यक्ष उमा रखनू ने बताया कि संस्थान की बालिका आरती का विवाह 27 जून को आयोजित हुआ था, जिसके माता पिता पिछले 5 वर्ष से जेल में बंद हैं। आरती की 3 बहनें तथा 2 भाई हैं। बहनें नारी उत्थान संस्थान में तथा दोनों भाई बाल आश्रम विराटनगर में रह रहे हैं। आरती का विवाह नारी उत्थान संस्थान द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें पुलिस थाना विराटनगर के थाना अधिकारी राम सिंह यादव, बाबूलाल, राजेंद्र, मुकेश, लेखराम, अनिल, राजकुमार, महेंद्र, संदीप, मनोज, देवी सिंह सहित समस्त स्टाफ ने मिलकर 21,000 रुपये नगद, कपड़े और चांदी की चैन, अंगूठी कन्यादान कर आशीर्वाद दिया। थाना अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि सामाजिक सरोकार का कार्य करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम समाज में किसी भी रूप में सहायता कर सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के नांगल खानजादी में 33 केवी का बुधवार को भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। सरपंच प्रतिनिधि राजू मीणा, एलडीसी महेंद्र चौधरी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि विधायक जौहरी लाल मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच कल्ली मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता जौहरी लाल मीणा, अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र महावर, एएन शिवराम शर्मा, जेएन राकेश महावर, पीडब्ल्यू सहायक अभियंता राजीव मीणा थे। समारोह के प्रारंभ में गणमान्य नागरिकों द्वारा अतिथियों का साफा बंधन और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि इस जीएसएस के बनने से आसपास के दर्जनों गांवों में बार बार फॉल्ट और समय पर विद्युत आपूर्ति नहीं आने की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं विद्युत निगम के एसई जौहरी लाल मीणा ने विद्युत निगम की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खैरतल कस्बे की हनुमान पहाड़ी निवासी 3 साल की बच्ची को पागल स्वान ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद घायल बालिका प्रियांशी को घायल अवस्था में सैटेलाइट अस्पताल में लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अलवर रेफर किया गया। यह बालिका अपने मामा के यहाँ आई हुई थी, जहां एक पागल स्वान ने प्रियांशी के ऊपर हमला कर उसे घायल कर दिया। जब उसका मामा उसे बचाने गया तो स्वान ने मामा को भी काट लिया। तिजारा पुलिस ने अपहरण कर बंधक बनाकर 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि मंगलवार 27 जून को सुबह करीब 4 बजे ग्राम खरेटा थाना ततारपुर निवासी शकील खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 जून को सुबह 11 बजे उसके पिता जलेब खान घर से गांव चामरोदा शादी में जाने की बात बोलकर निकले थे, जो देर रात तक भी घर पर नहीं लौटे। रात्रि करीब 12:55 बजे उसके पिता के मोबाइल नंबर से फ़ोन आया, जिस पर शाहिद निवासी बिलासपुर का होना बताया, जिसने कहा कि उसे और उसके पिता का तिजारा क्षेत्र के ग्राम सूरावास के गांव जंगलों में अपहरण कर 7 से 8 व्यक्तियों ने बंधक बना लिया है, जो उन्हें छोड़ने के नाम से दोनों से अलग अलग 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उसके परिजनों ने उसके हिस्से के 3,50,000 रुपए दे दिए। यदि वह अपने पिता को छुड़ाना चाहता है तो 3,50,000 लेकर गांव सूरावास में बताए हुए स्थान पर आ जाना, नहीं तो उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी के पिता के मोबाइल फोन से अख्तर, सब्बीर, बशीर नाम के कई व्यक्तियों ने करीब 10 से 11 बार बात की, लेकिन तिजारा के भिंडूसी स्टैंड पर आकर उसने उन्हें अपने पिता के मोबाइल नंबरों पर संपर्क करना चाहा तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर 3 अलग अलग स्थानों के लिए टीम गठित कर क्षेत्र के सूराबास और आसपास के गांव बिलासपुर, खलीलपुरी, नौगांवा में तकनीकी तरीके से तलाशी शुरू की। मुखबिर की सूचना पर सूरावास और नौगांवा के जंगलों से पीड़ित के पिता को मुक्त कराया। पुलिस को देखकर भाग गए आरोपियों का पीछा कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी
किसी एक आदमी को बंधक बनाया जा चुका है और उसको रिहा करने के बदले में फिरौती की मांग की जा रही है। ये सूचना मिलने पर थाना तिजारा से 3 टीमें गठित की गई। उन तीनों टीमों ने मोबाइल लोकेशन के आधार पे जो सूचना मिली उस आधार पे कुछ तफतीश किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो जिसका अपहरण किया गया, जो अपहर्ता हैं, उनको भी दस्तयाब कर लिया गया है। इन सभी को अभी अग्रिम कार्रवाई के लिए रखा गया है और जो रिपोर्ट है वो अभी दर्ज हो रही है जो अपहर्ता है उनके बेटे की तरफ से। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी उसमें आगे का अनुसंधान किया जाएगा। तिजारा कस्बे में शांति और अहिंसा निदेशालय जयपुर के अंतर्गत महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर जैन महाविद्यालय में महात्मा गांधी दर्शन समिति द्वारा आयोजित किया गया। संयोजक बख्शानंद भारती ने बताया कि सभी वक्ताओं ने महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके बताए मार्ग पर हम चलें। उन्होंने मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम एकजुट होकर कार्य करें। इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महेंद्र यादव, तहसीलदार बसंत परसोया, हिमांशु शर्मा, घनश्याम तंवर, दिनेश मेहरा, जसवीर कौर, दीन मोहम्मद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने शपथ ली। उसी वक्त राजस्थान में महात्मा गांधी 150वीं जयंती समारोह में सारे राजस्थान में जिला संयोजक थे। उसके बाद प्रकोष्ठ बनाया, फिर निदेशालय बनाया और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में आज पहला विभाग बना है तो वो राजस्थान में बना है। शांति एवं अहिंसा विभाग के निर्देश के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगा चुके हैं, प्रदेश स्तर पर लगा चुके हैं, संभाग स्तर पर लगा चुके हैं, अब उपखंड स्तर पर शिविर चालू है और लगभग महीने तक 16वां हमारा उपखंड है और उसके बाद 5 तारीख को रामगढ़ में समापन होगा और सारे ऐतिहासिक शिविर गांधी दर्शन में बहुत शानदार लग रहे हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में अलवर जिले का एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में गांधी के लोग यहाँ आ रहे हैं। गांधी विचार की आज आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अब ग्राम पंचायतों में भी गांधी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इतिहास को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नष्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों में आग लगाने का काम किया जा रहा है, वो सारा का सारा काम गांधी कार्यकर्ता आग बुझाने का काम है, लगातार कर रहा है। हम सभी ने इस देश में शांति, अहिंसा, सद्भाव, प्रेम, करुणा, दया हम लोग सभी यहाँ चाहते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम यहाँ लोगों का चयन भी करेंगे। इसमें गांधी प्रेरकों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली है तो निश्चित रूप से हम सभी गांधी करता है एक मुश्त होकर अलवर जिले को गांधीमय बनाने में लगे। खेड़ली नगरपालिका बोर्ड की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया की अध्यक्षता में सभागार में आयोजित की गई। बैठक में गत बैठक की पुष्टि के बाद कस्बे के मुख्य नालों की साफ सफाई, मुख्य बाजार में सौंदर्यीकरण, कस्बे में घूमने वाले बेसहारा पशुओं के रहने, चारा पानी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में अधिशासी अधिकारी तेजाराम, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, पार्षद प्रीति रानी, सुरेंद्र गोयल, हरवीर गुजर सहित सभी पार्षदों और अधिकारियों ने भाग लिया। आज बोर्ड मीटिंग में अभी सभी पार्षदों द्वारा एक नाली की सफाई जो अभी बरसात से चल रही है, नाली सफाई कराने के लिए शेर से मट गए लेके रमेश खींची तक इंडोर फाटक और अपन के गढ़मोड़ करके नाली की सफाई के लिए है और एक अपन के बीच बाजार में SBI बैंक के सामने डिवाइडर लाइट लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? उसमें प्रक्रिया अभी सभी पार्षदों ने हटाने के लिए बोला है। अभी इस कलेक्टर साहब को इसका लेटर लिखा जाएगा। कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार इनका फट हटाकर उनको डिवाइडर बनाए जाएंगे। इसके अलावा और इसके अलावा अभी पार्षदों ने बेसहारा पशुओं के लिए भी बोला था। बेसहारा पशुओं के लिए हमको गई गौशाला में हमको जगह मिल गई तो भेजने के लिए वहाँ उनको भिजवाया जाएगा। ये निर्णय हुआ। ये नहीं हुआ। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार दौरे और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कठुम्बर के समीपवर्ती नदबई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की 29 जून को विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर भरतपुर सांसद रंजीता कौली ने खेड़ली कस्बे में मैरिज होम में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भरतपुर लोकसभा के नदबई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं।
जिसमें कठुमर विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता शामिल हों। इसके लिए प्रत्येक मंडल तथा बूथों से कार्यकर्ता सभा में पहुंचे। बैठक में वीरेंद्र चौधरी, गजेंद्र नरूका, नरेंद्र शर्मा, मुन्नी देवी, प्रीति रानी जाटव, बाबूलाल सैनी सहित भाजपा से जुड़े अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाली अलवर रियासत की राजमाता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी की पुण्यतिथि मुंडावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव के कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान यादव समाज से जुड़े गणमान्य लोगों सहित अनेक कांग्रेसी और ग्रामीण मौजूद रहे। यहां मौजूद लोगों ने स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा श्री कृष्ण बोर्ड गठित करने की घोषणा से यादव समाज के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव के कार्यालय पर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने अपनी खुशी का इजहार लड्डू बांटकर किया। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि श्री कृष्ण बोर्ड का गठित करने की घोषणा से समस्त यादव समाज में हर्ष और उल्लास का माहौल है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।